A thin layer of gases and air surrounded by the earth and also rotate with the earth. It is called the atmosphere. Today in this video we all going to learn about the different strata of the atmosphere or layers of the atmosphere. Hello everyone, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अबव द अर्थ सरफेस के बारे में जानेंगे। अर्थ सरफेस के ऊपर की दुनिया कैसे है, कितने लेयर्स पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और उसके क्या क्या खासियत है। सो डोंट स्किप इट। बहुत सारे लेयर्स एटमॉस्फेयर के या वायुमंडल के देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टोपोस्फियर। नाम याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल टर्म है। द लोअर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, आफ्टर दैट मेसोस्फियर, देन आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटोस्फियर। अब हर एक लेयर का अपने अपने खासियत है। फर्स्ट स्टार्ट विद द टोपोस्फियर। टोपोस्फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर and it is very important about the earth because हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम सभी इस टोपोस्फियर के चलते ही जिंदा रह पाते हैं। इट इज़ द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर के करीब 60% से भी ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसी टोपोस्फियर में देखने को मिलता है। टोपोस्फियर का दूसरा नाम क्षोभ मंडल भी है। क्षोभ मंडल का अर्थ होता है डिस्टरबेंस, मतलब इस लेयर में एटमॉस्फेरिक जितने भी फिनोमेना हैं सब कुछ देखने को मिलता है। कौन कौन सा फिनोमेना हो सकते हैं? क्लाउड्स, रेनफॉल, साइक्लोन, एंटीसाइक्लोन्स, लाइटनिंग, ईच एंड एवरी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इस टोपोस्फियर में देखने को मिलता है। नाउ लर्न अबाउट द हाइट ऑफ द टोपोस्फियर। टोपोस्फियर का हाइट क्या होगा? अर्थ सरफेस अगर 0 किलोमीटर होगा तो टोपोस्फियर का हाइट 8 to 16 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। 8 to 16 किलोमीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आते हैं कि एक ही लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के अलग अलग हाइट कैसे होंगे। एक ही एटमॉस्फेयर के लेयर का अलग अलग हाइट इसीलिए पाए जाते हैं। टोपोस्फियर का अलग अलग हाइट होने का एक ही कारण है, दैट इज द डेजर्ट एरिया। जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया में टोपोस्फियर का हाइट यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में टोपोस्फियर का हाइट अप्रॉक्स 8 किलोमीटर के आसपास होते हैं। लेकिन जहां पे हम लोगों का इक्वेटर है, इक्वेटर वाला एरिया, वहां पे टोपोस्फियर का हाइट अप्रॉक्स 16 किलोमीटर तक होते हैं बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एरिया। हमें मालूम है कि जो ट्रॉपिकल बेल्ट हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक, ये हमारे अर्थ सरफेस के बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं और इस ट्रॉपिकल रीजन में सन रेज सबसे ज़्यादा रिसीव्ड होता है और इसलिए इस ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा डेजर्ट लैंड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल तौर के थर डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एंड सो ऑन। तो इसके चलते इस टोपोस्फियर के एरिया में जहाँ जहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा यानी इक्वेटर वाला बेल्ट में टोपोस्फियर की हाइट थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर के चलते जो कन्वेक्शनल एयर है वो टोपोस्फियर के लेयर को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा पोलर एरिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में टोपोस्फियर का ऊंचाई 0 से 8 किलोमीटर तक होते हैं और जो इक्वेटर वाला बेल्ट है यानी पृथ्वी के सेंटर वाले पार्ट में ट्रोपोस्फियर का हाइट अप्रॉक्स 16 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर सबसे डेंस क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वेरियस गैसेस, एरोसल, वाटर वेपर, सारे के सारे इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके चलते पृथ्वी सारे जितने भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के वो अपने तरफ खींचते हैं। तो सरफेस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इसका डेंसिटी देखने को मिलेगा, इसलिए टोपोस्फियर सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है और इसी लेयर में सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना फंक्शंस करते हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ पे रेनफॉल्स होते हैं, यहाँ पे साइक्लोन होते हैं, यहाँ पे लाइटनिंग भी होते हैं और इसका ऊंचाई हम लोगों ने देखा कि पोलर एरिया में 0 to 8 किलोमीटर्स एंड
जो ट्रॉपिकल रीजियन है यानी इक्वेटर के ऊपर, इसका ऊंचाई 16 किलोमीटर तक हो सकते हैं। अब ट्रोपोस्फियर के ऊंचाई में या हाइट में वेरिएशन देखने के बाद हमें ये जानना है कि ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म होते हैं, ट्रोपोस्फियर जिस ऊंचाई पे ख़त्म होते हैं उस लेयर को क्या बोला जाता है? उस लेयर को बोला जाता है टोपोपॉज। पॉज मतलब होता है एक लेयर का समाप्ति, यानी 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है उस पर्टिकुलर लेयर को बोला जाता है टोपोपॉज। उसके ठीक बाद ही शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर, द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका ऊंचाई 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक देखा जाता है। अब स्ट्रेटोस्फियर एक शांत मंडल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलते हैं, और ऊंचाई के साथ साथ इस कंपोनेंट का जो डेंसिटी है वो कम होता जाता है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ट्रोपोस्फियर के चलते बहुत ही कम परिमाण में एटमॉस्फेरिक डेंसिटी देखने को मिलता है, और इसलिए ये मंडल ये लेयर शांत मंडल के रूप में जाना जाता है। अब इसमें एक खासियत है, इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर्स हमारे प्रकृति ने हमको दे रखे हैं सोलर रेज से बचने के लिए, दैट इज O3 लेयर या ओजोन लेयर। इसका काम क्या है? इसका काम है सूरज से आने वाला जितने भी UV रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको ये फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद सन रेज को पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने के लिए देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रोपोस्फियर के बाद जो स्ट्रेटोस्फियर वाला लेयर है उस लेयर के अंदर एक ऐसा लेयर है जहाँ पे O3 का कंसंट्रेशन होता है। O3 मतलब ओजोन एक पर्टिकुलर गैस है, जिस गैस का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे एक लेयर बनते हैं जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये ओजोन लेयर है, ओजोन स्फीयर नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में इसको ओजोन स्फीयर बोला जाता है। स्फीयर मतलब होता है एक पूरा मंडल, एक पूरा लेयर। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक छोटा सा ओजोन का बेल्ट होता है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है। सो आपके दिमाग में ये सारे स्पेसिफिकेशंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इन दोनों जो स्फीयर है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इसमें एक विशेष फंक्शंस देखने को मिलते हैं। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने वाले जितने भी एयरलाइंस या प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं वो तो ट्रोपोस्फियर से ही चले जाते हैं, क्योंकि वो उतना ऊंचाई तक नहीं उठते, क्योंकि उनका कम दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है एयर के ज़रिए, समझ लीजिए कि एयर इंडिया या एयर कनाडा जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करते हैं, उनको लंबी दूरी ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर वो ट्रोपोस्फियर से जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर बहुत डेंस है, तो उनको ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन होगा। लेकिन अगर वो इस लेयर में आ जाए, इंटरनेशनल जितने भी एयरलाइंस हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होने के चलते प्लेन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेंगे और यहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना लाइटनिंग होते हैं ना रेनफॉल होते हैं, क्योंकि ये क्लाउड से ऊपर फ्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रेटोस्फियर एक शांत मंडल है। यहाँ पे एक खासियत क्या है, O3 लेयर देखने को मिलते हैं और इस लेयर में इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। लेकिन एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे पायलट को, ट्रोपोस्फियर से जब स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचेंगे तब यहाँ पे इस ऊंचाई पे एक हवा चलता है जिसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए पायलट को एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एंगल पे इस जेट स्ट्रीम को क्रॉस करके उनको स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करना पड़ता है, नहीं तो प्लेन क्रैश होने का बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फियर। मेसोस्फियर का जो ऊंचाई है वो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक ऊंचाई में देखने को मिलता है मेसोस्फियर। ये एक समताप मंडल है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वैरी नहीं करता और इस स्फीयर के ठीक नीचे और एक स्फीयर देखने को मिलते हैं जो कॉमन बुक में नहीं मिलते। जो स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल बुक है उसमें आपको इस स्फीयर का उल्लेख मिलेगा, दैट इज टर्बोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये स्फीयर देखने को मिलता है, इस स्फीयर को बोला जाता है टर्बोस्फीयर। और 50 to 80 किलोमीटर इस टोटल जो रेंज है, इस टोटल रेंज को बोला जाता है मेसोस्फीयर।
तो जहाँ पे ट्रैटोपॉज खत्म होता है, मतलब ट्रैटोस्फीयर के अंतिम सीमा ट्रैटोपॉज जहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद वाला जो लेयर है हम उसको टर्बोस्फीयर बोल सकते हैं। और ट्रैटोपॉज से मेसोपॉज तक यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जो रेंज है, उस रेंज को हम मेसोस्फीयर के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट लर्न अबाउट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, दैट इज आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। अब ये दो टर्म है, आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, क्यों ऐसा नाम इस लेयर को, इस पर्टिकुलर लेयर को दिया गया है? दो कारण हैं। पहले हम आयनोस्फीयर के बारे में जानते हैं। आयन मतलब होता है अणु। जो हमारे टोपोस्फीयर है, इस टोपोस्फीयर में हम लोगों को मालूम है कि वेरियस गैस का कंसंट्रेशन होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एटम तैरते रहते हैं, वो फ्री हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। तो कुछ एटम स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करके, मेसोस्फीयर को क्रॉस करके इस लेयर में आ जाते हैं और इस लेयर में आके फ्लोट करते रहते हैं। और सूरज से आने वाला जो सबसे शॉर्ट वेव लेंथ का रेज होते हैं, दैट इज एक्स और गामा रेज, इस एटम को आके हिट करते हैं। और इस एटम को हिट करने के बाद इस एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाने के बाद इस एरिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पैदा होता है। तो ये जो प्रोसेस है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करने का जो प्रोसेस है, वो इसी पर्टिकुलर लेयर में होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन। और इस प्रोसेस के चलते इस लेयर का टेम्परेचर बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और इसलिए इस लेयर को थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा आयनोस्फीयर में आयनाइजेशन के चलते टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है और इसलिए इस स्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। कौन से रेज यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है? यहाँ पे एक्स रेज एंड गामा रेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका ऊंचाई क्या है? इसका ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक। तो हम लोगों ने आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखे। ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक के ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक्स रे एंड गामा रेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के जो एटम है, इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, उस एक्स और गामा रेज के रिएक्शन के चलते इसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन। नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर में जाने से पहले हमें एक बात जानना है, आयनोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहां पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। कौन से फंक्शंस? हमारे पृथ्वी से जितने भी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन की वजह से या एल्बेडो की वजह से जो रिफ्लेक्ट होकर जाते हैं, वो इस लेयर से बाउंस बैक होके पृथ्वी तक वापस आते हैं। और इसी के वजह से हम लोग अपने घरों में बैठ के टेलीविज़न या रेडियो का ब्रॉडकास्ट देख पाते हैं या सुन पाते हैं। टॉक अबाउट द एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इट ऑलमोस्ट द एंड ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इसका जो ऊंचाई है वो 400 से लेके 1000 किलोमीटर तक होता है। ध्यान रखिएगा, 1000 किलोमीटर तक, 400 to 1000 किलोमीटर का जो रेंज है, उस रेंज को बोला जाता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जहां पे IRS सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाता है। ये लेयर आप साइंटिस्ट के लिए छोड़ दे सकते हैं। बाकी का जो सारे लेयर्स हैं ये हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक्सोस्फीयर जो लेयर है और उसके बाद वाला जो लेयर है, इसको हमें एस्ट्रोनॉमी के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी लेयर में हम लोगों ने बोला IRS सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाता है। ऊंचाई क्या है? 400 से लेके 1000 किलोमीटर। तो IRS सैटेलाइट का जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलता है। ये कौन सा सैटेलाइट है? जो पृथ्वी को पोल टू पोल रोटेट करता है। पोल टू पोल मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी दोनों पोल के ऊपर से ये ट्रैवल करते हैं एक सैटेलाइट। लास्ट लेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं है। एटमॉस्फेयर आप 1000 किलोमीटर तक ही पढ़ेंगे, 1000 किलोमीटर तक ही पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर को। उसके बाद से जो शुरू हो जाता है वो है मैग्नेटोस्फीयर, जहाँ पे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है लगभग खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये करीब 1000 से लेके 60000 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
लेकिन पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पावर है सबसे ज़्यादा 36,000 तक ही देखने को मिलता है। उसके बाद पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और जितने भी गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसके बाद काम नहीं करते। तो इस पेयर का भी एक इम्पॉर्टेंस है। क्या इम्पॉर्टेंस है? इस पेयर में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखने को मिलता है। हम लोगों ने बताया था कि इस पेयर को हम लोग एस्ट्रोनॉमी के लिए छोड़ेंगे। तो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं पृथ्वी के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सैटेलाइट के जरिए, तो वो लोग इस पेयर में एक सैटेलाइट को इंस्टॉल करते हैं जिसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है? एक सैटेलाइट जो पृथ्वी के इस ऊंचाई पे इंस्टॉल किया जाता है और उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। वो सैटेलाइट अलग से पृथ्वी को रोटेट नहीं करता, वो पृथ्वी के साथ साथ ही रोटेट होते रहते हैं और एक जगह पे फिक्स रहते हैं। ऐसे सैटेलाइट को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो 60,000 जो किलोमीटर है इस ऊंचाई पे जाके ये इंस्टॉल किया जाता है। उन्हें 0 किलोमीटर से पहले 1000 किलोमीटर तक देखा, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेयर को 60,000 किलोमीटर तक देखा। अब ये जो टोटल एक्सटेंशन है पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, इसमें दो अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। जो 0 से लेके 80 किलोमीटर तक का रेंज है, इस लेयर को बोला जाता है होमोस्फीयर। उसके बाद ये जो लेयर है 400 से लेके 60,000 किलोमीटर तक, इस लेयर को बोला जाता है हेटेरोस्फीयर। कारण क्या है? होमोस्फीयर एक ऐसा लेयर है, इस लेयर में 0 से लेकर 80 किलोमीटर का जो रेंज है, इस लेयर में साल भर में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। मतलब एटमॉस्फेरिक जितने भी लेयर्स हैं, जिसमें डिस्टेंस है, लगभग साल भर सेम ही रहते हैं। लेकिन हेटेरोस्फीयर जो लेयर है, यहाँ पे जाके यानी थर्मोस्फीयर से या आयनोस्फीयर से जितने भी ऊपर वाला लेयर है, इसमें डिस्टेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए इस लेयर को बोला जाता है हेटेरोस्फीयर। अब क्यों वेरिएशन देखने को मिलेगा? हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो आयनोस्फीयर है, ये आयनोस्फीयर सूरज के एक्स और गामा रेज के रिएक्शन से इसमें जितने भी एटम पाए जाते हैं वो उसका इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं, और ये लेयर आयनाइजेशन प्रोसेस के जरिए इस लेयर में टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट करते हैं। तो क्या होता है, इस लेयर में जब डे टाइम होते हैं, डे टाइम में जितने भी सूरज के रोशनी यहाँ पे आते हैं, उस दौरान इस लेयर का जो एक्सपेंशन है बढ़ जाते हैं, क्योंकि एटम से जब इलेक्ट्रॉन को अलग कर देंगे तो उस लेयर का एक्सपेंशन हो जाते हैं। लेकिन नाइट टाइम में वो लेयर फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है इस लेयर्स में। तो इसलिए थर्मोस्फीयर से मैग्नेटोस्फीयर तक जो रेंज है, इस रेंज को बोला जाता है हेटेरोस्फीयर, और टोपोस्फीयर से स्ट्रैटोस्फीयर और मेसोस्फीयर का जो रेंज है, इन तीनों रेंज को बोला जाता है होमोस्फीयर। अब देखेंगे कि मैग्नेटोस्फीयर के बाद क्या आता है। मैग्नेटोस्फीयर के बाद हम लोगों का जो सेलेस्टियल बॉडी जहाँ पे फ्लोट करते हैं वो वाला लेयर आ जाते हैं, मतलब यूनिवर्स शुरू हो जाते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमारा जो यूनिवर्स है यानी आकाशगंगा या महाकाश शुरू हो जाते हैं। और पहले वाला जो लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद या मैग्नेटोस्फीयर के बाद जो पहला वाला लेयर है, उस लेयर को बोला जाता है सेलेस्टियल पेयर। यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी फ्लोट करते रहे, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं या अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून, वो भी इसी स्फीयर में रहते हैं। उसके बाद हम लोग सन तक अगर पहुँचे तो सन का एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। सन के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स है उसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर मतलब होते हैं कलर, यानी सात रंग, यानी विब्जियोर। इस एरिया में सूरज के जो कलर वाला स्फीयर है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर मतलब होते हैं फोटोन। सूरज के जो एनर्जी है वो फोटोन के रूप में ट्रैवल करते हैं। तो क्रोमोस्फीयर में लाइट एनर्जी देखने को मिलता है और फोटोस्फीयर में हीट एनर्जी देखने को मिलता है। उसके बाद सन का जो कोर पार्ट है वो शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पृथ्वी के जो इंटीरियर पार्ट हैं एकदम कोर से लेके सन के कोर तक ट्रैवल करेंगे और जानेंगे कि सारे जो पोर्शंस हैं इसमें अलग अलग क्या क्या लेयर पाए जाते हैं। सिर्फ लेयर के बारे में हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको आज भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट।
वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।